अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्टॉक वॉच पावर्ड बाय चेस सिक्योरिटीज एंड द बैंक ऑफ पंजाब। मैं हूं शुजा कुरैशी और मैं हूं शहबाज अशरफ। 23 जनवरी 2026 को इंडेक्स ने 1,89,000 का हाई टच किया था। उसके बाद एक माह के अरसे में हमने देखा है कि इंडेक्स ने 1,63,000 का लो भी टच किया, यानी कि तकरीबन 14% की कमी हुई है। इसके क्या रीजंस हैं, इस पर आज हम तफसील से बात करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। इस हफ्ते का जायजा लें तो आगाज़ ही मंदी से हुआ। मंडे को हमने मार्केट में सेलिंग प्रेशर देखा बिकॉज ये स्टार्ट था फ्यूचर्स रोल ओवर वीक का, जिसमें हम हमेशा प्रेशर देखते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे मार्केट नीचे बंद हुई और इनिशियली थर्सडे को थोड़ी सी तेज़ी नजर आई, लेकिन फिर वहाँ दोबारा सेलिंग प्रेशर नजर आया और इंडेक्स ने 1,62,900 का लो टच किया। लेकिन फिर थोड़ी रिकवरी भी वहाँ से हमको नजर आई। सो इन द एंड हु टुक द वीक, लेट्स फाइंड आउट इन बुल्स और बेयर्स प्रेजेंटेड बाय द बैंक ऑफ पंजाब। So once again, bears took the week और इस हफ्ते के ASC 100 इंडेक्स 5,108 पॉइंट्स या 2.95% की कमी के बाद 1,68,062 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इस हफ्ते के टॉप गेनर्स और लूजर्स पर भी नजर डालते हैं। इस हफ्ते सबसे ज़्यादा इजाफा SS ऑयल मिल्स की स्टॉक प्राइस में हुआ जो 19.7% था। अस्करी बैंक की स्टॉक प्राइस में 7.2% का इजाफा हुआ। थल वॉज अप 6.8%। पाकिस्तान ऑयल फीड की स्टॉक प्राइस में 5.1% का इजाफा हुआ और बैंक अल्फला वॉज अप 5.1% दिस वीक। इस हफ्ते के टॉप लूजर्स पर नजर डालें तो सबसे ज़्यादा कमी यूनिटी फूड्स की स्टॉक प्राइस में हुई, दैट वाज डाउन 29.8%। सुई सदर्न गैस कंपनी वाज डाउन 19.8%। TRG की स्टॉक प्राइस में 14.2% कमी हुई। यूसुफ वीविंग वाज डाउन 12.7% और इब्राहिम फाइबर की स्टॉक प्राइस में इस हफ्ते 12.7% की कमी हुई। सो इस हफ्ते भी मार्केट में डिक्लाइन की क्या वजूहात थी, व्हाट वाज द बिग स्टोरी और बिग स्टोरीज, लेट्स फाइंड आउट। सो वंस अगेन ईरान US जो टेंशन चल रही है वहाँ चूँकि अभी तक अनसर्टेनिटी है और उसका असर हमको ऑयल प्राइसेस नज़र आ रहा है। ब्रेंट इज स्टिल अबव $71, तो इस पे इन्वेस्टर्स काफ़ी कॉशियस हैं और जैसे मैंने बताया कि ये फ्यूचर्स रोल ओवर वीक था जहाँ हम हमेशा प्रेशर देखते हैं, तो ऑलरेडी बेरिश सेंटिमेंट इस चीज़ ने और उसको ऐड कर दिया। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक जो थोड़ी रिकवरी हमको मार्केट में थर्सडे को नजर आई थी, जब 4,000 पॉइंट प्लस मार्केट बंद हुई, तो उम्मीद ये थी कि मार्केट थोड़ा बेहतर बंद होगी, क्लोजिंग अच्छी होगी वीक ऑन वीक बेसिस पे। लेकिन थर्सडे इवनिंग को ये खबर आई कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पे ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जो रीसेंट दहशतगर्दी के वाक़यात हुए थे, तो इससे दोबारा सेंटिमेंट थोड़ा डैम्पन हुआ। तो ये सारे रीजन थे जिसकी वजह से हमने मार्केट में थोड़ी मंदी देखी। अच्छा शहबाज, अगले हफ्ते हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन के नंबर्स आ रहे हैं और ये एक इम्पॉर्टेंट नंबर होगा बिकॉज रमज़ान शुरू हो चुका है। हम रमज़ान में देखते भी हैं, एक्सपेक्ट भी किया जा रहा था कि इन्फ्लेशन थोड़ा सा बढ़ेगा, तो क्या एक्सपेक्टेशन है? देखिए लास्ट महीने का जो नंबर जैन का नंबर 5.8% का था, हमने पहले भी जिक्र करा था कि फेब ऑनवर्ड स्पेशली लो बेस इफेक्ट के किन होगा। अब ये देखिए लास्ट ईयर फेब 2025 में इन्फ्लेशन 1.5% की थी, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो आपकी इन्फ्लेशन होगी द मंथ ऑफ फेब वो तकरीबन 7.2% होगी। उसका मेजर रीजन इज बिकॉज ऑफ लो बेस इफेक्ट और सेकेंडेड बाय थोड़ी जो फूड इन्फ्लेशन ऑन द हायर साइड है, मगर फूड इन्फ्लेशन तकरीबन 0.2% एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसका जो मेजर फैक्टर जो ड्राइव कर रहा है इन्फ्लेशन को मंथ ऑन मंथ इज बेसिकली हायर इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स। हमने देखा था कि बीच में गवर्नमेंट ने जो नॉन प्रोडक्ट कंज्यूमर्स हैं उन पर एक फिक्स चार्ज बढ़ा दिया था, तो उसकी वजह से अब देखना है कि इम्पैक्ट कितना होगा। पर मेजर ड्राइवर आपका इन्फ्लेशन का वही होगा मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। मगर अच्छी ये बात है अगर आप इस 8 महीने की इन्फ्लेशन को एवरेज करें तो 6.5% इन्फ्लेशन बनती है। गवर्नमेंट का टारगेट भी तकरीबन 5 to 7% का टारगेट है, तो विद इन द टारगेट है। और ये चीज़ भी अच्छी है गिवन कि कमोडिटी वाइज स्पाइक नहीं होती है गोइंग फॉरवर्ड, तो इन्फ्लेशन विल सबसाइड। बट सबसे बड़ा जो रिस्क जो पहले भी स्टेट बैंक ने मेंशन करा था वो जियोपॉलिटिकल रिस्क है और उसमें ऑयल प्राइस की बात करी थी। और हमें पता है कि आपकी मॉनेटरी पॉलिसी है वो मार्च के महीने में, एंड ऑफ मार्च है, सो फिलहाल 9 मार्च को है, तो वहाँ तो हम एक्सपेक्ट फिलहाल ये कर सकते हैं गिवन द हाई ऑयल प्राइसेस और जो आपका गैप भी बिटवीन द रियल इंटरेस्ट रेट एंड द इन्फ्लेशन वो कम रह गया है, सो वी कैन एक्सपेक्ट स्टेटस को इन मार्च मॉनेटरी पॉलिसी। अच्छा, इसके अलावा शहबाज हमको पता है IMF की टीम आई हुई है और आप क्या समझते हैं कि जो स्टेटमेंट आया है फाइनेंस मिनिस्टर का वो तो काफ़ी पॉजिटिव है, काफ़ी होपफुल है, तो यू थिंक कि ये जो रिव्यू है आसानी से हम लोग देखिए जो भी आपके स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स हैं या आपके जो क्राइटेरियाज हैं, आई थिंक वी शुड एबल टू मीट। सिर्फ एक चैलेंजिंग जो आपका क्राइटेरिया रहेगा वो रिगार्डिंग रेवेन्यू टारगेट है, बिकॉज हम फिलहाल भी शॉर्ट हैं रेवेन्यू में। सो आई थिंक इट शुड बी कोई इशू नहीं होना चाहिए, कोई चैलेंजेस नहीं। आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट ये होगा कि जो अभी IMF की टीम आ रही है उसके साथ बजट जो अपकमिंग बजट होगा उस पर क्या तब्दीली होती है, क्या चेंजेस आ सकते हैं। आई थिंक मेन आपका फोकस IMF का वही रहेगा। जहाँ तक आपकी रिव्यू है वो आई थिंक शुड बी वेरी स्मूथ सेलिंग। सिर्फ एक ही आपका रीज़न है विच जो आपका रेवेन्यू टारगेट है, बट आई थिंक वो मैनेजेबल है, बट आई थिंक कोई इस तरह का इशू नहीं होगा। और अब हम चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ। आज हमको ज्वाइन कर रहे हैं मुस्तफ़ा पाशा, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर एट लैक्सन इन्वेस्टमेंट्स। मुस्तफ़ा, वेलकम टू द शो।
Thank you, Shuja. Glad to be here. जी, आई थिंक जब लास्ट टाइम आप हमारे साथ थे शो में काफ़ी टाइम हो गया और उस वक्त तो मार्केट अच्छी जा रही थी, फिर ऑल ऑफ अ सडन वी सॉ के तकरीबन एक महीने में 14% का डिक्लाइन हमने देख लिया मार्केट में। और अगर हम इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो कुछ स्टॉक्स तो 20-25 इवन 30% तक नीचे आ गए। सो अगर हम थोड़ा सा जायज़ा लें कि रीज़न्स क्या थे, क्यों इतना बड़ा डिक्लाइन हमने मार्केट में देखा है, तो आप क्या रीज़न्स देंगे? जी शुजात, आई थिंक हम लोग जो बात कर रहे थे पिछले साल भी जब मार्केट काफ़ी तेज़ी में थी, और आई थिंक जनवरी में भी हमने मार्केट को एक न्यू हाइज बनाते हुए देखा। तो आई थिंक ये जो मंदी का जो पीरियड है और ये जो इन्वेस्टर सेंटिमेंट जो डैमेज हुआ है और जहाँ हमने मार्केट 24-25,000 पॉइंट्स नीचे देखी है, उसकी काफ़ी वजूहत हैं जिसकी वजह से ये हमने डिक्लाइन देखा है। और आई थिंक इसकी शुरुआत हुई थी 23 जनवरी के बाद जब मार्केट ने अपना पीक लगाया था। तो 26 जनवरी को जब हम मंडे को वापस आए थे तो स्टेट बैंक ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट के अंदर ये डिसीजन लिया था कि जी शरह सूद को हम 10.5% पे मेंटेन करेंगे। मार्केट में आपको पता है उस टाइम पे एक्सपेक्टेशंस काफ़ी बन चुकी थी कि जी 50 से 100 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट होगा। उसी हिसाब से हमने देखा था कि सेकेंडरी मार्केट में टी बिल और बॉन्ड की यील्ड्स भी नीचे आ चुकी थी, और ज़ाहिर इक्विटी मार्केट्स में भी एक तेज़ी का रुझान था। स्पेशली आप जब यील्ड्स की बात करें, वैल्यूएशंस की बात करें, कैश फ्लोज एंड फ्यूचर प्रोजेक्शंस की बात करें, तो आई थिंक वो पहला धचका था सेंटिमेंट को कि जहाँ पे स्टेट बैंक ने रेट होल्ड किया। उसके बाद हमने ऑफ कोर्स देखा कि डिफरेंट अनाउंसमेंट्स आई। आपकी एफसीसी का डिसीजन आया सुपर टैक्स के ऊपर, जिसके अंदर लगभग 300 अरब रुपए इन्वेस्टर्स को देने पड़े अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ सुपर टैक्स। एंड इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, एज एन एसेट मैनेजर और सेल्स, हमारे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट मल्टीपल क्लाइंट से आई फॉर लिक्विडिटी कि जी हमारे लिए जनरेट करके दें, बिकॉज हमारी सुपर टैक्स की जो लायबिलिटी है वो काफ़ी बड़ी है और हम आपको आप हमारी इन्वेस्टमेंट में से इसको खुला करके दें। देन ऑफ कोर्स हमने जो बलूचिस्तान के अंदर जो सिक्योरिटी सिचुएशन थी वो हमने देखा कि उसकी जो डिटीरिएशन की वजह से जो बैरक है, जो मेजर डेवलपर है रिकोडेक माइन का, उसने एक स्टेटमेंट दिया कि जी हम अपनी इन्वेस्टमेंट को रिव्यू कर रहे हैं इन लाइट ऑफ द सिक्योरिटी सिचुएशन। फिर हमने हेडलाइंस देखी कि जी यूएई $2 बिलियन के रोल ओवर पे शायद कुछ डालम डोल हो रहा है। एंड ऑफ कोर्स, एंड आई थिंक परहैप्स मोस्ट इम्पोर्टेंटली स्पेशली फॉर इन्वेस्टर्स लाइक आवरसेल्व्स, कि जी जो इनिशियली जो अर्निंग सीजन जब स्टार्ट हुआ तो काफ़ी जो इंडेक्स हैवी वेट्स थे लाइक मीज़ान, पीएसओ, ईफर्ट, एफएफसी, तो इनकी जो अर्निंग्स आई थी आई थिंक लेस देन कंसेंसस एंड लेस देन एक्सपेक्टेशंस आई थी। तो आई थिंक ये मल्टीपल रीजंस थे जहाँ पे मार्केट एक प्रेशर ले रही थी। एंड ऑफ कोर्स द बिगेस्ट ओवरऑल इनके ऊपर जो एक जो डार्क क्लाउड जो बना रहा था वो हमारी रीजनल पॉलिटिक्स थी, बोथ डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली, कि जी यूएस ईरान का सिलसिला चल रहा था। फिर ऑब्वियसली हमारे इंटरनली भी पॉलिटिक्स के अंदर कुछ अनसर्टनिटी पैदा हो रही थी। तो आई थिंक ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स टुगेदर कंट्रीब्यूटेड टू द मार्केट डिक्लाइन। एंड ऑफ कोर्स हम ये नहीं भूल सकते कि जी ये जो डिक्लाइन जब हो रहा था तो ओवर द लास्ट 1 ईयर अभी आई थिंक PSX ने एक आई थिंक अनाउंस भी किया कि जी फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान हिस्ट्री इंडिविजुअल इन्वेस्टर अकाउंट्स 5 लाख से बढ़ चुके हैं। तो जी ये मोर देन डबल हो चुके हैं इन द लास्ट 3-4 ईयर्स। तो ये ज़ाहिर बहुत बड़ा माइलस्टोन है पाकिस्तान के लिए, एंड इट इज़, इसके अंदर कोई शक नहीं है। मगर इट ऑल्सो मीन्स कि जी मार्केट के अंदर एक रिटेल एलिमेंट बढ़ चुका है of new investors, of younger investors who have not experienced market का उतार चढ़ाव और उसकी जो वॉलेटिलिटी होती है और उसके अंदर जो फिर जो इन्वेस्टर पैनिक होता है उनका शायद इस तरह का एक्सपीरियंस ना हो। एंड ऑफ कोर्स हमें ये भी पता है कि मार्केट के अंदर अगर आप 23 जैन को जाके देखें तो जो लेवरेज था, जो डिक्लेयर्ड लेवरेज है, वो ऑलमोस्ट 120 अरब रुपए से ज़्यादा था। तो ये सारे फैक्टर्स जब आप इनको कंबाइन करें कि जी इंटरनेशनली जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, डोमेस्टिकली इंटरेस्ट रेट्स, हमारी फ्लैगशिप जो एफडीआई की जो व्हीकल है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क्स, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, एक्सेसिव अमाउंट्स ऑफ लेवरेज इन द सिस्टम, तो ये सारी चीजें हमने कंबाइन करके मार्केट को एक सस्टेन डिक्लाइन दिखाया पिछले एक महीने में। राइट मुस्तफा, आपने काफ़ी तफसील से बात किया और सारे जो मेन पॉइंट्स थे वो आपने सारे मेंशन किया। आखिर में आपने लेवरेज की बात भी की, आपने नए अकाउंट्स हो अब तकरीबन 5 लाख क्रॉस कर गए उसकी बात की। नए इन्वेस्टर्स आते हैं, थोड़ा एक्साइटेड होते हैं, मार्केट को बढ़ते हुए देख रहे थे, बहुत सुन रहे थे, तो और जो आगे भी प्रोजेक्शंस वो
देख रहे थे डिफरेंट ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स के तेज़ी ही लगती है, तो काफ़ी इन्वेस्टमेंट हुई लेवरेज पे। लेकिन मैं आपसे बात करना चाहूँगा, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि 120 बिलियन रुपीज़ से प्लस बचता चला गया था, जो कि एक सिचुएशन ऐसी थी कि जो मुझे भी कंसर्न कर रही थी, क्योंकि अगर हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की हिस्ट्री में जाएँ तो जो कुछ इवेंट्स हुए इस किस्म के, मार्केट बड़ी तेज़ी से गिरी है, उसमें लेवरेज का एक बड़ा हाथ रहा है। आई एम श्योर यू वुड एग्री विद दैट। फिर हमने लेकिन ये देखा है कि ओवर द ईयर्स थोड़ी रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो बेहतर हुई है, और जहाँ पे हम देखते थे कि मार्केट बंद हो जाती थी वो अब बंद नहीं होती है और ड्यूरिंग द डे ही सेटलमेंट हो जाती है, वो हमको नज़र आता है। हमको नज़र आया भी, इस हफ्ते भी हमने देखा कुछ स्टॉक्स में एकदम से पैनिक सेलिंग नज़र आई, और फिर वो यही हुआ, नंबर्स ने दिखाया कि प्रॉब्ली वो फोर्स सेलिंग थी, और जो मार्जिन कॉल्स आई थी क्लाइंट्स की, वो मार्जिन्स नहीं बढ़ सके, लिहाजा उनकी पोजीशंस को लिक्विडेट किया गया। तो ये चीज़ एक नया फिनोमेना नहीं है, हमारी मार्केट में बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है। बट यहाँ पे आप क्या समझते हैं कि हमारी जितनी शैलो मार्केट है, स्टॉक एक्सचेंज जो है हमारी PSX, उसमें इतना हाई लेवरेज अलाउ नहीं करना चाहिए रेगुलेटर को, या आप समझते हैं कि कुछ रेगुलेशंस को स्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है? देखिए मेरे हिसाब से आई थिंक जो द मोस्ट जो ग्लेयरिंग एग्जांपल है जहाँ पे एक लेवरेज इंड्यूस्ड मार्केट क्रैश हुआ था, वो शायद 2005 का है। मेरी उम्र इतनी नहीं है, मैं उस टाइम पे मार्केट में नहीं था, तो मैं शायद आपको इतने डिटेल में नहीं बता सकता कि वहाँ पे एग्जैक्टली हुआ क्या था। बट इट वाज अ सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन जहाँ पे वहाँ पे लेवरेज वाज आउट ऑफ कंट्रोल, और वहाँ पे जैसे आपने बिल्कुल मेंशन किया कि उस तरह के जो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम्स थे, या उस तरह का जो हमारे पास जो आज जैसे CFS है या MTS है, या बहुत सारे फॉर्मलाइज सिस्टम्स ऑफ लेवरेज हो गए हैं कंपेयर टू जहाँ पे ऑफन एक इनफॉर्मल किस्म का ब्रोकर्स की बुक पे लोग लेवरेज ले रहे होते थे, जो आई थिंक आज भी एलिमेंट है, मगर अ लॉट ऑफ इट हैज मूव टू द फॉर्मल मार्केट्स जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये देखें एक एलिमेंट, और ये एक स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी मार्केट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट। मेरे हिसाब से रेगुलेटर को एक चीज ये अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि यू कांट ओवर रेगुलेट मार्केट्स। अगर आप उनको चोक कर देंगे और आप बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे, तो मार्केट की एक जो नेचुरल जो ग्रोथ या उसका जो मोमेंटम या बॉयंसी होती है, उसको भी आप कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। हमने ऑलरेडी देखा है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर और जो हमारी पॉलिसीज हैं, जो हमारी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो ऑफन काफी सफोकेटिंग होते हैं इन टर्म्स ऑफ गेटिंग एनीथिंग डन। चाहे आप कोई नई कंपनी खोलने जाएं या आप किसी चीज की अप्रूवल लेने जाएं, तो आप जो मल्टीपल लेयर्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी पे जो पार करने होते हैं, तो वो बहुत मुश्किल होते हैं। तो आई थिंक मार्केट एक ऐसी अच्छी जगह है जहाँ पे रिलेटिवली लोग अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। यस, आई एम श्योर रिस्क मैनेजमेंट रूल्स के अंदर, एक्सपोजर लिमिट्स के अंदर देयर इज ऑलवेज रूम, मगर मैं आपको दिखाऊं अभी भी हमारी मार्केट बहुत कंजर्वेटिव है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं अपने सेगमेंट की बात करूं जहां हम म्यूचुअल फंड्स काम करते हैं, तो हम म्यूचुअल फंड्स तो हमें तो लेवरेज अलाउ ही नहीं होता, तो हम तो सिर्फ कैश पे ही काम करते हैं, और हम डिलीवरी लेके काम करते हैं। तो इवन फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव अगर आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस देखें जो ऑपरेट करते हैं मार्केट में, इट्स प्राइमरली अ कैश मार्केट पाकिस्तान में। एंड 120 बिलियन रुपीस वैसे आपको एक बहुत बड़ा अमाउंट लगेगा, मगर इन परसेंटेज टर्म्स अगर आप देखेंगे एज अ परसेंटेज ऑफ मार्केट कैप या एज अ परसेंटेज ऑफ डेली वॉल्यूम या डेली वैल्यू ट्रेडेड, तो वो आपको कोई आउट ऑफ द ऑर्डिनरी नहीं नजर आएगा कंपेयर टू अदर रीजनल मार्केट्स। तो आई थिंक यस, लेवरेज इज डेफिनेटली प्लेज अ रोल, मगर इसके अंदर आई डोंट थिंक कि हमें बंद कर देना चाहिए। नहीं, ऑफ कोर्स मैं बंद करने की बात नहीं कर रहा हूँ। हम जैसे मैंने कहा ना कि इसमें थोड़ा सा रेगुलेटर्स को करें, और जहाँ हमको पता है कुछ बड़े ब्रोकर्स जिनकी डीप पॉकेट्स भी हैं, दे अलाउ के 3 टाइम्स भी वो अलाउ करते हैं, जो आपका कैश पड़ा है उसका 3 टाइम्स यू कैन ट्रेड। तो इसको प्रॉब्ली रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए कि मैक्सिमम 1.5। और आपने एक वर्ड यूज़ किया नेचुरल, तो हमने देखा ये है कि बिल्कुल अगर नेचुरल मार्केट मूव करें, जो फंडामेंटल रीजंस थे जो आपने हाईलाइट किए, वो बिल्कुल ठीक, तो उसके से मार्केट नीचे आ रही थी। बट देन वी सॉ दिस अननेचुरल थिंग हैपन, जिसको मैं अननेचुरल बोलूँगा, कि फिर फोर्स लिक्विडेशन जो हुई है, दिस आई वुड नॉट कॉल नेचुरल। आपका क्या ख्याल है इसमें? बिल्कुल, मगर दैट्स पार्ट ऑफ मार्केट्स आल्सो ना। जैसे हम अभी बात करें, आपने एग्जांपल दिया कि ब्रोकर्स 3x लेवरेज अपने क्लाइंट्स को देते हैं। आप अगर जैसे हमारी एक और पैरेलल मार्केट है जो काम करती है, जो हमारी PMEX है, जो मर्केंटाइल एक्सचेंज है, तो आप वहाँ पे अगर देखें तो वहाँ पे तो यू कैन एक्चुअली गेट लेवरेज ऑफ 15 to 20x, राइट। तो वहाँ पे तो इनफैक्ट द रिस्क इज अ लॉट हायर। एंड इनफैक्ट हमने रिसेंटली देखा भी
कि जी उस मार्केट के अंदर बिकॉज इतनी वॉलेटिलिटी हो रही थी, प्राइस मूवमेंट्स इतनी एक्सट्रीम हो रही थी और मार्केट में इतना लेवरेज था कि दे एक्चुअली फर्स्ट पहले उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बिड ऑफर स्प्रेड्स को वाइडन करते गए बिकॉज मार्केट मेकर्स खुद अंडर प्रेशर थे। फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पोजीशन लिमिट्स को कैप करना शुरू किया, सिल्वर की, कॉपर की, गोल्ड की, ऑयल की, एंड देन एज अ फाइनल स्टेप उन्होंने ऑल टुगेदर आउटराइट लिक्विडेशन स्टार्ट कर दी लोगों की जो आउटस्टैंडिंग पोजीशंस थी। एंड आई थिंक अभी भी बिकॉज हमारे कुछ फंड्स काम करते हैं पीएमईएक्स के अंदर, अभी भी जैसे सिल्वर के कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल नहीं हैं फॉर अस टू ट्रेड इन, राइट। तो you're right, ये एक प्रोसेस है, एक लर्निंग प्रोसेस है कि जी जहाँ पे हम मार्केट की डिफरेंट मूवमेंट्स देखते हैं और उससे कुछ सीखते हैं। तो आई थिंक फ्रॉम द रेगुलेटर्स परस्पेक्टिव ऑल्सो एक जो इंपॉर्टेंट चीज रिसेंटली हुई है, वी मूव फ्रॉम अ T+2 टू अ T+1 सिस्टम। आई थिंक उसके अंदर भी इट्स ऑल्सो कॉज्ड सम टीथिंग इश्यूज, और उसके अंदर भी लोगों को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ in terms of settling their trade, settling their margins, and that's contributed to the sharpness of the decline. दूसरी चीज आई थिंक जो इसको कंट्रीब्यूट भी कर रही है, जो आपने मेंशन भी किया था कि हमारी थिन शैलो मार्केट्स हैं, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है हमारी मार्केट की कि जी वॉल्यूम या हमारे पास इतनी डेप्थ नहीं है मार्केट के अंदर, ये एग्जैजरेट हो जाती है रमजान के दौरान। तो रमजान में वैसे ही वॉल्यूम्स कम हो जाते हैं, वैल्यू ट्रेडेड कम हो जाती है, तो उसके अंदर कोई भी अगर बायर सेलर खड़ा हो जाए तो वो मार्केट को बहुत तेजी से ऊपर नीचे ले जा सकता है। तो हमने जैसे देखा भी ऑब्वियसली इस पूरी करेक्शन के अंदर कि काफी बेदर्दी से स्टॉक्स को मारा जा रहा था और बहुत ही लो वॉल्यूम्स के ऊपर। और फिर जैसे कल का इंसिडेंट था या इवन लास्ट वीक मार्केट ने जब एक बायर खड़ा हो गया मार्केट के अंदर, तो मार्केट वो 4-5 हजार पॉइंट खिंच भी गई, राइट। तो ये इट वर्क्स बोथ वेज इन टर्म्स ऑफ द मूवमेंट। तो यूर राइट कि ये पाकिस्तानी मार्केट का एक कैरेक्टरिस्टिक है। होपफुली एज हमारी मार्केट मैच्योर होती है और इवॉल्व होती है तो ये चीज़ों का भी इम्पैक्ट कम होता जाएगा इन द फ्यूचर। बट अगेन लाइक आई सेड, अगर आप इंटरनेशनली मार्केट्स देखें और आप पाकिस्तानी मार्केट्स देखें, वैसे तो हम कहते हैं कि जी पाकिस्तानी मार्केट बड़ी डेंजरस है, मगर जिस तरह की प्राइस मूवमेंट्स इंटरनेशनली होती हैं और इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट्स या कमोडिटी मार्केट्स या क्रिप्टो मार्केट्स में होती हैं, उस हिसाब से हमारी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तो बहुत ही मासूम है, मैं कहूँगा। अच्छा पाशा साहब, आपने जिक्र करा रिगार्डिंग T+1 सेटलमेंट, अगर आप देखें T+1 की सेटलमेंट अगर है और जो आपकी फाइनेंशियल सेटलमेंट है, जो बैंक की सेटलमेंट T+2 पे होती है, तो यहाँ कोई मिसमैच नहीं बिटवीन द टू सेटलमेंट इंस्टीट्यूशंस, तो उस पर आपका क्या कहना है, क्या टेक है? बिल्कुल, आई थिंक ये एक ऑब्वियसली एक फंडामेंटल सॉर्ट ऑफ मिसमैच आपने बिल्कुल सही हाईलाइट किया है कि बैंकिंग सिस्टम एंड जो स्टॉक एक्सचेंज सिस्टम है वहाँ पे अभी भी एक गैप है, विच इज़ प्रॉब्ली कंट्रीब्यूटेड टू द फैक्ट के जो मार्जिन कॉल्स या जो फोर्स सेलिंग या फोर्स लिक्विडेशन हुई थी वो कितनी एग्जैजरेट हो गई। तो आई थिंक दिस इज अगेन अ क्वेश्चन फॉर द पॉलिसी मेकर्स के यस, जो भी इम्प्रूवमेंट्स लाई जा रही हैं कि जी हम T+2 से T+1 या T+0 पे भी eventually आ जाएं, तो these are definitely good things, मगर of course we have to ensure कि हमारे साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पेमेंट्स का, स्पेशली बैंकिंग सिस्टम का, वो इन लाइन है और वो क्या कहते हैं इस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है। तो completely agreed कि जी you can't expect कि जी हम एक सिस्टम को हम मूव कर दें और हम जो उस चीज को जो सपोर्ट कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर उसको हम वैसे ही रहने दें। तो आई थिंक दैट डेफिनेटली कंट्रीब्यूट। बट ये मुस्तफा मुझे थोड़ा सा स्ट्रेंज लगा बिकॉज ये एकदम से नहीं हुआ कि T+1 आ गया, ये कुछ महीने से इस पर कंसल्टेशन भी हो रही थी। इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी कि ये आके चीज़ें अब हाईलाइट हो रही हैं, उस कंसल्टेशन प्रोसेस में क्यों हाईलाइट नहीं हुई कि ये इशू भी आ सकता है? नहीं, आप बिल्कुल आई थिंक सही कह रहे हैं। एंड आई थिंक इट्स आल्सो आई थिंक अबाउट स्ट्रेस टेस्टिंग ना, कि देखें थियोरेटिकली आप कोई भी प्रपोजल लेके आते हैं और आप उसके प्रोज एंड कॉन्स जरूर डिस्कस आई एम श्योर किए जाते होंगे इन दोज मीटिंग्स, और डिटरमिन किया जाता होगा कि इसको किस तरह आगे लेके चलें। मगर जब आप रियल वर्ल्ड में उसको इम्प्लीमेंट एक्चुअली करते हैं तो और चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती, जैसे अब आप एक रूल ले आए हैं मगर मार्केट की मूवमेंट आपके हाथ में नहीं है, तो उसके अंदर भी आई थिंक लोगों ने शायद इतना एंटिसिपेट नहीं किया होगा कि जी इतनी क्विकली 25 to 30% डिक्लाइंस हो जाएंगे इंडिविजुअल स्टॉक प्राइसेस में। इवन दो आई वुड अग्री कि जी मार्केट में इस तरह के एपिसोड्स बहुत दफा हो चुके हैं। मैं वो यही कह रहा था, मैंने एक पोस्ट भी रिसेंटली की थी जिसके अंदर आई वाज लुकिंग एट द हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ करेक्शंस इन पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट। तो 10% की करेक्शन हो जाना मार्केट के अंदर एक्चुअली कोई अनोखी चीज नहीं है, ये एक बहुत ही रेगुलर एस्टैब्लिश्ड
फीचर है हमारी स्टॉक मार्केट का कि ये होती रहती हैं। अब मगर मसला ये होता है कि जब आप उस टाइम के अंदर जब इन्वेस्टेड आपका खुद पैसा लगा हुआ होता है और आप इन द मोमेंट जब आप देख रहे होते हैं, जब स्क्रीन सारी रेड होती है, तो आपको ऐसे ही लगता है कि जी दुनिया खत्म हो रही है। मगर इफ यू जूम आउट अ लिटिल बिट, लुक एट द लास्ट 5 10 15 20 इयर्स, यू विल रियलाइज कि जी इस तरह की करेक्शंस आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द मार्केट। बिकॉज सी जो हमारी ये बात हो रही थी ना, आपने भी कहा कि नेशनल मूवमेंट ऑफ द मार्केट और ज़ाहिर है कि चोक नहीं करना चाहिए रेगुलेटर को, वो आई एग्री विथ ऑल दैट, बट इसमें होता ये है, और मेरी तो खैर जैसे मैं समझता हूँ कि जहाँ पे 3x अलाउ किया हुआ है, 3 टाइम्स अलाउ किया हुआ है, उसको वहाँ पे आप 1.5 मैक्स कर दें। खैर ये मेरा सिर्फ ओपिनियन है, बट उसमें होता ये है मुस्तफ़ा कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स भी होते हैं ना, वो ऐसी सिचुएशन में पैनिक कर जाते हैं। जब अगर आप देख रहे हैं कि इंडेक्स सिर्फ 3 हफ्ते में अबाउट 14% नीचे आ गया है, इंडिविजुअल स्टॉक्स को देखें वो 20-25% नीचे आ रहे हैं, और एकदम से स्टॉक जो है उसके रिजल्ट्स भी अच्छे आए हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वो एकदम से 7-8% नीचे जो है वो आ जाता है, तो लोग पैनिक करके फिर वो अपनी पोजीशंस जो हैं वो भी लिक्विडेट कर देते हैं। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं जिन्होंने डिलीवरी ली हुई होती है, वो लेवरेज भी काम नहीं कर रहे, बिकॉज दे हैव नो आइडिया कि एक्जैक्टली हो क्या रहा है, फंडामेंटल रीजंस कैसे मार्केट डिक्लाइन कर रही है या ये फोर्स सेलिंग हो रही है। तो जो नए इन्वेस्टर्स की जो आपने बात की, जो आए हैं अब, उनको तो इन चीज़ों का आइडिया नहीं है, और फिर वो जब लॉस करते हैं तो खैर ये इनको लिए एक लर्निंग प्रोसेस होता है, बट दे नीड टू नो ऑल दिस। तो ये इस किस्म के जब आप हाईली लेवरेज पोजीशन जहाँ पे मार्जिन कॉल्स ऑनर नहीं हुई और फोर्स सेलिंग हो रही है, इसका अंदाज़ा एक आम इन्वेस्टर नहीं कर सकता। जी जी बिल्कुल, आई वुड एग्री विद यू। और मैं तो ये कहूँगा कि इस पिछले 1 महीने में आपने नए इन्वेस्टर्स की बात करी जिनको इन चीज़ों की आदत नहीं है, मगर मैंने तो बहुत मंजे हुए इन्वेस्टर्स जो हमारे साथ भी काम करते हैं, खुद भी काम करते हैं, उनका बहुत एक्सपीरियंस भी है, तो वहां से भी बड़ी मुझे पैनिक कॉल्स आई हैं कि जी क्या करें, माल बेच दें, मार्केट लगता है कि जी मे बी और 20-25 हज़ार पॉइंट घुस जाएगी, तो हम अपनी एग्जिट कर देते हैं पोजीशंस, अपने गेन्स रियलाइज कर लेते हैं। तो यू आर एब्सोल्युटली राइट कि जी जब मार्केट में इस तरह का पैनिक आता है तो वो सिर्फ वो नए इन्वेस्टर्स नहीं पैनिक करते या सेल करते, सिर्फ लेवरेज इन्वेस्टर्स सिर्फ सेल नहीं करते, मगर इवन जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं या जो एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स हैं, उनके भी क्या कहते हैं पैनिक उनको आ जाता है, और वो भी ऑफन टाइम्स अपनी पोजीशंस एंड सब ऑप्टिमल यानी डिसीजन मेकिंग हो जाती है जब आप इमोशंस आपको लीड कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल आई थिंक ये इट्स फॉर पीपल लाइक माई सेल्फ या जो मेरी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं कि इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड फ्रैंकली मैं इसको एडमिट करूंगा कि वी हैव नॉट डन अ गुड जॉब इन टर्म्स ऑफ एजुकेटिंग पीपल जो इस फील्ड से डायरेक्ट ताल्लुक नहीं रख से, और देयर लेमैन इन दैट सेंस कि जी वो अपनी डे टू डे कोई जॉब कर रहे होंगे और वो अपना एक नेस्ट एग यहाँ पे या रिटायरमेंट के लिए सेविंग्स कर रहे होंगे। तो आई थिंक इट्स ऑन अस, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक्स, जो हमारी पूरी फाइनेंशियल कैपिटल मार्केट सेक्टर है, कि इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टर एजुकेशन, यहाँ पे हम लोग को और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। एंड आई थिंक एक कमेंट शबा, सॉरी, कि इसमें जैसे आपने कहा ना कि सारे इंस्टीट्यूशंस की आपने बात की, बट आई थिंक एपेक्स रेगुलेटर को इस बात का नोटिस लेना चाहिए, एंड वहाँ भी जैसे मैंने कहा कि कुछ रेगुलेशंस को फिर टाइटन करना चाहिए, मेरा अपना ओपिनियन है। बिल्कुल, एंड आई थिंक देखें समटाइम्स होता भी क्या है कि फॉर अ रेगुलेटर, देखें जी रेगुलेटर भी हम में से ही होते हैं, वो कोई आसमान से तो नहीं उतरते, तो ऑफन टाइम्स दे कैन आल्सो गेट कॉट अप इन द मार्केट की जो लोगों के अपने पर्सनल बायसेस होते हैं, या उनकी अपनी एक वो चीज़ें इंटरनेशनली देखते हैं, फिर वो कहते हैं कि जी वो पाकिस्तान में भी होनी चाहिए, तो वो इंटेंशंस अच्छे होते हैं, मगर ऑफन टाइम हम लोकल कॉन्टेक्स्ट भूल जाते हैं, हम लोकल नीड या प्रायोरिटी भूल जाते हैं। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल दूं, शायद रेगुलेटर नाराज हो सुन के, कि जैसे हम म्यूचुअल फंड्स हैं, हेविली रेगुलेटेड एंटिटीज होती हैं, बहुत सारी हमें डिस्क्लोजर्स देने पड़ते हैं, नॉट जस्ट टू क्लाइंट्स, मगर हम पीछे जो SECP और हमारे जो एपेक्स रेगुलेटर हैं उनको हम कॉन्स्टेंटली इंफॉर्मेशन फ्लो दे रहे होते हैं। नाउ थोड़े दिन पहले दे केम आउट विद रेगुलेशंस विद रिगार्ड्स टू डिस्क्लोजर्स इन आवर फंड मैनेजर रिपोर्ट जो हम मंथली निकालते हैं फॉर इन्वेस्टर्स। तो उसके अंदर एक मल्टीपल आपने एडिशंस किए कि जी इसके अंदर टर्नओवर रेशियो हो जाए, इसके अंदर शार्प रेशियोज डालें, सॉर्टिनो डालें, आप इस तरह के मेट्रिक्स डालें, एंड मैं आपको बताऊं ऑनेस्टली
8% ऑफ पीपल जो उसको पढ़ रहे होंगे उनको शायद उन मेट्रिक्स का कोई idea नहीं होगा। नहीं पता होगा. इनफैक्ट आई से कि मोस्ट ऑफ द पीपल वर्किंग इन माय इंडस्ट्री उनको भी शायद नहीं पता होगा. एब्सोल्युटली. नाउ मैं ये नहीं कह रहा कि इस तरह की डिस्क्लोजर्स नहीं होने चाहिए, मगर द पॉइंट इज कि जहां पे अभी भी कंसर्न्स हैं पाकिस्तान कैपिटल मार्केट्स में, जहां पे इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड प्रोटेक्शन स्पेशली ऑफ माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स कभी कभी हम देखते हैं कि उसको प्रायोरिटाइज करें. बिल्कुल कि उसको प्रायोरिटाइज करें कि जी अगर फॉर एग्जांपल कोई बायबैक अनाउंस करती है कंपनी और उसके पीछे मार्केट में तेजी होती है उस शेयर के अंदर, और फिर हम देखते हैं कि जी कंपनी ने अनाउंस किया कि जी मैं 10 मिलियन शेयर्स बायबैक करूंगा 30 दिन में या 90 दिन में, वो पीरियड खत्म होता है तो हम देखते हैं कि जी 5 लाख शेयर बाय किए हैं. तो आई मीन देयर थिंग्स लाइक दैट कि जी अगर आपने टेक ओवर एंड एक्विजिशन रूल्स बनाए थे, मुझे याद है बीच में एक एक्विजिशन हो रही थी एक बैंक की, और वहां पे प्रायर टू द एक्विजिशन रूल्स चेंज कर दिए गए कि जहां पे टेक ओवर रूल्स में पहले आप कैश कंसिडरेशन देते थे माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को जब आप पब्लिक टेंडर करते थे, वहां पे उन्होंने एकदम से रूल चेंज कर दिया कि जी आप इन काइंड यानी आप किसी और कंपनी के शेयर्स दे सकते हैं इन्वेस्टर्स को इन द पब्लिक ऑफर. तो इस तरह की चीजें जो हैं वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को डिसएडवांटेज करती हैं एट द हैंड्स ऑफ मेजॉरिटी या इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स. तो आई थिंक इन चीजों पे मैं तो ये कहूंगा कि प्रायोरिटी हमारी रेगुलेटर की होनी चाहिए. यस, डिस्क्लोजर्स आर गुड and it's important for people to continue to educate themselves, मगर we need to have a priority के what will keep our market growing and attracting new investors. अच्छा पाचा, यहाँ तुमने बात कर ली कि मार्केट तकरीबन 14% नीचे है, तो आप अभी इन्वेस्टर्स को क्या व्यू बनाना चाहिए कि बिकॉज अभी काफ़ी लोग पैनिक करते हैं, काफ़ी लोग फ़ोन करते हैं. सो गिवन द रीसेंट करेक्शन एंड द रीसेंट हमारे जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उसको देखते हुए, अर्निंग्स को देखते हुए, वैल्यूएशंस को देखते हुए आपका फ़िलहाल क्या व्यू होगा मार्केट को, और नए इन्वेस्टर्स स्पेशली हैं आए हैं उनको आप क्या एडवाइस देंगे? बिल्कुल, आई थिंक एक तो ये है कि हम तो अपने जैसे इन्वेस्टर्स को यही कह रहे हैं कि जिन लोगों ने अंडर एलोकेशन करी हुई थी टुवर्ड्स एक्विटीज या दे हैव नॉट बीन एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ द बुल रन जो पिछले हम 3 साल से ऑलमोस्ट देख रहे हैं, तो दिस करेक्शन इज ऑब्वियसली ओपनड अप वैल्यूएशंस, और यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छा मौका मिला है और अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप पाकिस्तान की ब्लू चिप और हाई क्वालिटी कंपनीज एक डिस्काउंट पे उठा सकते हैं. देखें जब मार्केट 190,000 पॉइंट के लेवल पे थी तो उस टाइम पे यही बातें हो रही थी कि जी शायद वैल्यूएशंस थोड़ी सी खिंच चुकी हैं, थोड़ी सी अबव लॉन्ग टर्म एवरेज चली गई है कि जहां पाकिस्तान का लॉन्ग टर्म अगर 8 का मल्टीपल है तो अब मार्केट जी 9 साढ़े 9 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रही है. नाउ आफ्टर दिस करेक्शन के जहां पे लॉट ऑफ ब्लू चिप कंपनीज एंड जो इंडेक्स हैवी वेट्स हैं वो 25-30% करेक्ट हो चुके हैं, तो जो फॉरवर्ड बेसिस पे, फॉरवर्ड अर्निंग्स की बेसिस पे जो वैल्यूएशंस हैं वो अब 6 से 8 के दरमियान फिर से आ चुकी हैं. तो आई थिंक फॉर इन्वेस्टर्स जिन्होंने एलोकेशन नहीं करी हुई थी या कम करी हुई थी टू एक्विटीज, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी. देखें मैं बात ये कर रहा था कि इन टर्म्स ऑफ करेक्शंस मैंने पिछले 10 साल या 15 साल का डेटा निकाल के देखा था, तो उसके अंदर जो मुझे नजर आया कि जी करेक्शन यानी विच आई डिफाइन एज के अ मार्केट डिक्लाइन ऑफ मोर देन 5%, वो पिछले 10 साल में कोई 40 दफा हो चुकी है. तो इसका मतलब है कि हर साल में ऑन एवरेज 3 से 4 दफा हमें 5% से ज्यादा की करेक्शन नजर आती है. और अगर मैं इन सारी करेक्शंस का जो पिछले 10 साल में 40 करेक्शंस हुई हैं मार्केट के अंदर उनका मैं एवरेज ले लूं तो वो एवरेज भी कोई 10-10.5% बैठता है कि मार्केट डिक्लाइन करती है. और उस करेक्शन की जो ड्यूरेशन होती है वो जनरली अराउंड 40 दिन की होती है. तो मैं वही कहूँ कि अगर मैं करंट करेक्शन को देखूं कि जहां अभी मार्केट अराउंड 11-12% ऑफ है फ्रॉम इट्स रीसेंट हाई और पिछले 1 महीने 32-33 दिन में ये करेक्शन हुई है, तो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से ये एक्चुअली कोई बहुत ज्यादा आउटलैंडिश चीज नहीं है. दूसरी चीज मैं लोगों को जो हाईलाइट करूंगा कि कॉन्टेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट. देखें मार्केट ने अभी करेक्ट किया 12-13%. वी टॉक्ड इन डिटेल अबाउट the contributing factors which is why it may have happened. मगर अगर आप देखें कि जी जब लास्ट टाइम मार्केट में करेक्शन हुई थी अप्रैल मई 2025 में, जब when we were at war with India, तो उस टाइम पे भी मार्केट ने 12-13% का करेक्शन लिया था. अगर आप कोविड पे चले जाएं बैक इनटू 2020 मार्च, जब मार्केट क्रैश हो गई थी, जब एकदम से हम लोग को अंदाजा हुआ कि जी पूरी दुनिया लॉकडाउन में जा रही है, एंड अराउंड मिड मार्च मुझे याद है वो करेक्शन स्टार्ट हुई थी एंड मार्केट विद इन 2 वीक्स आई थिंक कोई 20-25% गिर गई थी.
तो वो एक बहुत बड़ी करेक्शन थी, मगर वो एक हमारी वंस इन अ लाइफ टाइम इवेंट हो रहा था कोविड का, कि जी पूरी दुनिया बंद हो रही है, वी डोंट नो कि कल क्या होगा, और दुनिया होगी या हम होंगे भी या नहीं। तो वहां पे भी मार्केट ने 20-25% का एक शार्प करेक्शन लिया था। इवन रिसेंटली अगर हम बात करें, आई थिंक दिसंबर 24 में वहां पे भी एक शार्प करेक्शन हुई थी, जहां डबल डिजिट करेक्शन हुई थी। तो देखिए 10-12% की करेक्शन इज पेनफुल, इट हर्ट्स, मगर कॉन्टेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट। अभी पाकिस्तान की मैक्रो लेवल पे अगर हम असेसमेंट करें तो चीजें अभी भी स्टेबल हैं। यस, देयर आर सम साइंस कि जी इन्फ्लेशन वी आर एक्सपेक्टिंग विल गो अप इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, अप्रैल टू जून के क्वार्टर में। यस, हमारे जो इंपोर्ट्स और जो ट्रेड डेफिसिट का जो गैप है वो थोड़ा सा बढ़ गया है, जो करंट अकाउंट सरप्लस था वो अब बैलेंस हो गया है। तो देर आर सम थिंग्स जो वी शुड डेफिनेटली कीप एन आई ऑन। ऑयल प्राइसेस जो अंडर $60 अ बैरल थी वो ओवर $70 अ बैरल अब आ चुकी हैं, विच इज हैज ज़ाहिर इम्प्लीकेशंस, हमारे एक्सटर्नल डेफिसिट के लिए भी उसके इम्प्लीकेशंस हैं, और आपकी इन्फ्लेशन के लिए भी उसके इम्प्लीकेशंस हैं। तो यस, ये फैक्टर्स हमेशा रहते हैं किसी भी मार्केट एनवायरनमेंट में, कि जहाँ कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं, कुछ चीज़ें ऑफ कंसर्न होती हैं, तो हम वॉच करते रहें। मगर ओवरऑल आई थिंक फ्रॉम ए अर्निंग्स परस्पेक्टिव, वैल्यूएशन परस्पेक्टिव, मैक्रो परस्पेक्टिव, चीज़ें अभी भी काफ़ी स्टेबल हैं। IMF अभी इन टाउन है। हम ब्रॉडली यही एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान ने ज़्यादातर जो टारगेट्स थे इस थर्ड रिव्यू के मीट कर लिए हैं। यस, रेवेन्यू टारगेट में आप थोड़ा सा लैग कर रहे हैं, मगर बाय एंड लार्ज हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि पाकिस्तान को ये थर्ड रिव्यू भी, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट, इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स मिल जाएगा। तो ओवरऑल चीजें आर स्टिल ओके, एंड आईड से कि ऑन बैलेंस आप स्पेशली आफ्टर दिस करेक्शन फ्रेश पोजीशंस इन इक्विटीज आप अभी बिल्ड करना शुरू कर सकते हैं फॉर श्योर। इसके अंदर एक चीज जो मैं कहूंगा टू इन्वेस्टर्स टू कीप एन आई ऑन, जो ऑफ कंसर्न हो सकती हैं। देखें, यूएस ईरान का जो सिचुएशन, अभी जो जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन है, यहाँ पे अगर कोई एस्केलेशन होती है, इवन दो पाकिस्तान डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा इस कॉन्फ्लिक्ट में, मगर हमारे ऊपर ऑब्वियसली हम ईरान के नेबर हैं, तो हमारे ऊपर ज़ाहिर एक कंसर्न रहेगा, अनसर्टनिटी रहेगी। मगर जो मोस्ट डायरेक्ट इम्पैक्ट आपको रहेगा इज दैट इमीडिएटली कमोडिटी प्राइसेस स्पाइक हो सकती हैं। तो हमने ये भी देखा था, इफ यू रिकॉल, जब रशिया यूक्रेन की जंग छिड़ी थी तो वहां पे ऑयल जो है खिंचा था, एंड आई बिलीव इट क्रॉस्ड $100 अ बैरल फॉर सम टाइम। तो उसके अंदर भी ये एक पाकिस्तान के लिए हमेशा, माजी में भी और आज भी, ये पाकिस्तान के लिए एक रिस्क रहता है कि जी अगर कोई कमोडिटी सुपर साइकिल स्टार्ट हो गई, कि जहां ऑयल $70 बैरल से $100 अ बैरल हो गया, तो वो आपकी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को डेफिनेटली मुतासर करेगा। तो इस रिस्क को आई थिंक डेफिनेटली रखना चाहिए नजर में, मगर अदरवाइज आई थिंक इट्स डेफिनेटली अ गुड अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट अक्यूमुलेटिंग गुड हाई क्वालिटी कंपनीज एट अ डिस्काउंट। ठीक है मुस्तफ़ा, थैंक यू सो मच फॉर दिस डिटेल एंड इन डेप्थ डिस्कशन। बहुत शुक्रिया। थैंक यू शुजा, थैंक यू शहबाज। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें। और अब हम नजर डालते हैं अगले हफ्ते के इंपॉर्टेंट इवेंट्स पे। मंडे को इन्फ्लेशन का डेटा रिलीज किया जाएगा। इसके अलावा हेलियन की फुल ईयर के रिजल्ट्स के लिए बोर्ड मीटिंग है। ट्यूसडे को लॉट कैम की बोर्ड मीटिंग है फॉर फुल ईयर रिजल्ट्स। वेंसडे को टी बिल्स ऑक्शन है। थर्सडे को एज यूजुअल फॉरेक्स रिजर्व्स का डेटा आएगा, और फ्राइडे को वीकली इन्फ्लेशन के नंबर्स जारी किए जाएंगे। ना अगले हफ्ते भी कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज एक्स डिविडेंड ट्रेड होना शुरू हो जाएंगी, तो उन पर भी नजर डाल लेते हैं। वी स्टार्ट विद अटक पेट्रोलियम, जिसने ₹20 का कैश डिविडेंड अनाउंस किया है। ये 2 मार्च को यानी मंडे को एक्स खुलेगा। मिलर ट्रैक्टर्स ₹20 का डिविडेंड है, ये 3 मार्च को इसकी स्टॉक प्राइस एक्स हो जाएगी। इसके अलावा इंडस मोटर्स ₹46 का कैश डिविडेंड है, ये 5 मार्च को इसकी स्टॉक प्राइस एक्स डिविडेंड हो जाएगी। तारिक ग्लास ₹5 का डिविडेंड है, 5 मार्च को एक्स होगा। OGDC ₹4.25 का डिविडेंड है, ये 6 मार्च को एक्स होगा। इसके अलावा फौजी फर्टिलाइज़र जो ₹8.5 का कैश डिविडेंड है, ये भी 6 मार्च को होगा एक्स। हबको ₹5 का डिविडेंड है, 6 मार्च को एक्स हो जाएगा। अटक रिफाइनरी ₹2.5 का डिविडेंड है, ये भी 6 मार्च को एक्स होगा। और पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स ₹27.50 का डिविडेंड है, ये भी 6 मार्च यानी फ्राइडे को एक्स डिविडेंड ट्रेड होना शुरू हो जाएगा। और अब वक्त हुआ है चेस सिक्योरिटीज स्कैंडल टॉक का। स्कैंडल टॉक में हमारे साथ शर्जील अहमद मौजूद हैं, जो टेक्निकल एनालिस्ट हैं एट चेस सिक्योरिटीज। शर्जील, वेलकम टू द शो। थैंक यू शुजा फॉर इनवाइटिंग मी। नाउ शर्जील, ये एक और हफ्ता बेरिश हमने ट्रेंड देखा मार्केट में, और इंडेक्स की क्लोजिंग 1,68,000 के पास हुई है,
यानी कि 170 से भी नीचे क्लोजिंग हुई है। और इस हफ्ते हमने देखा कि जो लो बना था वो 162,900 से मार्केट रिवर्स हुई है। अब आई थिंक जो थर्सडे को हमने तेज़ी देखी थी तकरीबन 4,000 पॉइंट्स की, उसके बाद लग ये रहा था कि वीकली क्लोजिंग 170 से ऊपर आ जाएगी, जो एक अच्छा साइन होता है, लेकिन वो अफगानिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट आ गया तो हमने क्लोजिंग 168 पे देखी है। तो अब ये बताएं कि इम्पॉर्टेंट लेवल्स क्या होंगे, कौन सा लेवल जो होगा एक स्टॉप लॉस होना चाहिए इंडेक्स के लिए कि अगर इससे नीचे क्लोजिंग दे दी तो फिर एग्जिट होना चाहिए मार्केट से, और वहाँ से मज़ीद नीचे भी जा सकती है, कितनी नीचे जा सकती है, और रेजिस्टेंस लेवल क्या होगा? बिल्कुल, आई थिंक मार्केट में हमने ये हफ्ता भी काफ़ी चॉपी एक्टिविटी विटनेस करी, जहाँ पे लास्ट वीक मार्केट ने ऑलमोस्ट 173,000 की सपोर्ट को रिस्पेक्ट देते हुए क्लोज करा था। इस हफ्ते हमने ये देखा कि अगर हम चार्ट्स पे चलें, मार्केट ने अपने इस पर्टिकुलर 173,000 के लेवल को ब्रेक करा और फिर वहाँ से हमने फिर जो करेक्शन फेज है मार्केट का वो एक्सटेंड होता हुआ देखा, और मार्केट ने लो डिफाइन करा ड्यूरिंग द वीक अराउंड 163,000 के लेवल्स। अब आई थिंक मार्केट में जो एक्टिविटी है वो कुछ इस तरह की है कि अगर हम ब्रॉडर पिक्चर में देखें तो मार्केट में हमने एक 5 वेव स्ट्रक्चर में तेजी देखी थी सिंस मई जो स्टार्ट हुई थी मई 2025 में। उसके बाद हमने इस 5 वेव स्ट्रक्चर का टॉप लगता हुआ देखा था नियर 191,000, जो कि इस राइजिंग वेज का भी टॉप था, और फिर वहां से मार्केट अपनी एक करेक्टिव वेव में एंटर हुई है जिसकी पोटेंशियली ये ए वेव है। ए वेव पहली वेव होती है करेक्शन की, और जब भी करेक्टिव वेव बनती है तो उसमें हम ए बी सी की फॉर्म में 3 वेव्स बनती हुई देखते हैं। तो ये फर्स्ट वेव है करेक्शन की, बी वेव में ये रिकवर कर सकती है, देन सी वेव में वी सी मार्केट एंडिंग इट्स करेक्टिव फेज विद अ न्यू लो प्रॉब्ली। तो अब अगर हम इस ए वेव को देखें तो इसमें 165,400 के लेवल्स की करीब मार्केट ने 173 को ब्रेक करने के बाद एक बेस डिफाइन करी है, जो कि एक अहम सपोर्ट लेवल है। आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट देना मार्केट के लिए जो है वो काफी क्रूशियल रहेगा। अगर मार्केट इन लेवल्स के ऊपर सस्टेन करती है तो हम ये व्यू बना सकते हैं कि मार्केट रिकवर करेगी, और उस सूरत में जो मार्केट की अब अगली रेजिस्टेंस होगी वो अगेन ये जो लास्ट वीक का हमारा सपोर्ट लेवल था 173,000 का, अब क्योंकि ये एक असेंडिंग लेवल है तो जब इंडेक्स इसको अब मीट करेगा तो इसको 174,000 के लेवल्स की करीब मीट करेगा। तो 174,000 इनिशियली वुड एक्ट एज अ मेजर रेजिस्टेंस लेवल फॉर द मार्केट। ये लेवल्स अगर ब्रेक होंगे और उसके बाद मार्केट जो है वो क्लोज करेगी कन्विंसिंगली, तो फिर हम फर्दर एक्सटेंशन भी देख सकते हैं जहाँ पे अगली रेजिस्टेंस हमारी 178,500 के करीब हो सकती है। However, towards the downside, अगर 165,400 की बेस मार्केट ब्रेक करती है और हम वॉल्यूम्स के साथ इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक होता हुआ देखते हैं तो उस सूरत में हम इस ओवरऑल करेक्टिव वेव को एक्सटेंड होता हुआ देखेंगे, और मार्केट फिर उस सूरत में 160,000 के लेवल्स की करीब एक मल्टी ईयर चैनल है मार्केट का, जो कि काफ़ी वैलिड है। अगर आप देखें, दिस इज द सेम चैनल दैट हैज़ बीन इन प्लेस सिंस द स्टार्ट ऑफ द रैली। इसका जो टॉप था प्रीवियस जो एक टच पॉइंट था दैट वाज बैक इन दिसंबर 2024, जहाँ पे 119,000-120,000 के लेवल्स के करीब मार्केट ने एक टॉप डिफाइन करा था अपना। अब मार्केट उसको जो है वो और फिर इसी लेवल को ब्रेक करा था मार्केट ने बैक इन जुलाई 2025। उसके बाद से मार्केट में हमने जो है वो एग्रेसिव तेजी देखी है। अब अगर मार्केट 165,400 की बेस को ब्रेक करेगी तो 160,000 गोइंग फॉरवर्ड फिर हमारा एक बहुत क्रूशियल लेवल होगा, जहाँ पे मार्केट को एक की सपोर्ट लेवल को टेस्ट होता हुआ देख सकते हैं, और प्रॉब्ली वहाँ से फिर हम मार्केट में रिकवरी का व्यू बना सकते हैं। ओके शर्जीत, अब हम इंडिविजुअल स्टॉक्स को देख लेते हैं, और सबसे पहले अगर हम हपको की बात कर लें, बिकॉज हपको में हमने एक अच्छा रिबाउंड देखा, अबाउट 206 से रिवर्स हुआ और 223-24 तक भी आई थिंक ट्रेड हुआ है। अब रिजल्ट भी अच्छा आया है और अगले हफ्ते ये एक्स होने भी जा रहा है, तो हपको के अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स कहाँ होंगे? बिल्कुल, आई थिंक हपको में हमने ड्यूरिंग द वीक एक अच्छा रिबाउंड देखा आफ्टर इट मेड अ लो ऑफ अराउंड 209। 209 के लेवल्स अगेन ये काफ़ी वैलिड लेवल्स हैं। अगर हम चार्ट्स पे देखें तो लास्ट टाइम जब हमने हपको को एक दफ़ा डिस्कस करा था तो इसका एक काफ़ी वैलिड मल्टी ईयर चैनल था, जो कि हमने यहाँ पे रेड से रिप्रेजेंट करा हुआ है। इसका ब्रेकआउट हुआ था नियर टू 198 के लेवल्स, और फिर उसके बाद हमने इसमें एक एग्रेसिव अपसाइड देखी थी। रीटेस्ट हमने देखा था नियर 200 के लेवल, तो फिर वहां से भी हमने इसके अंदर एक अच्छा रिबाउंड देखा था, जिसके बाद इसने एक नया हाई डिफाइन करा था। अब अपनी इस करेक्टिव वेव में इसने इस पर्टिकुलर चैनल को रीटेस्ट करा है अगेन नियर 209 से 210 के लेवल्स की करीब इसकी एक काफ़ी अहम सपोर्ट लेवल रहेगा गोइंग फॉरवर्ड। व्यूज में यही है कि अगर कोई भी डाउनसाइड आती है तो इट वुड बी लिमिटेड टू द सपोर्ट लेवल। However, towards the upside, जो initial profit taking levels रहेंगे, they will be around 232 initially, followed by the next target levels at 245. ओके, मूविंग ऑन टू सर्ल, ये भी देख लेते हैं, काफ़ी हमने इसमें डिक्लाइन देखा है, तो अब क्या ये किसी अच्छे सपोर्ट लेवल पर है सर्ल, और इसमें कहाँ सपोर्ट लेवल एग्जैक्टली क्या होगा और रेजिस्टेंस कहाँ पर नजर आएगी?
बिल्कुल, हमने सर्ल में भी काफ़ी एग्रेसिव करेक्शन देखी है। इसमें 113 के लेवल्स के करीब जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस करा था, तो एक की सपोर्ट थी। 113 इसका जो एक राइजिंग वेज पैटर्न था जिसके अंदर ये ट्रेड कर रहा था सिंस लास्ट 8 टू 9 मंथ्स, उसका बॉटम था। हमने जब ये लेवल्स ब्रेक होते हुए देखे तो उसके बाद फिर हमने काफ़ी एग्रेसिव सेल ऑफ देखा, और राइजिंग वेज की सूरत में हम देखते हैं कि जब भी राइजिंग वेज पैटर्न का ब्रेकडाउन होता है तो वो अक्सर मार्केट के लिए जो है वो बेरिश होता है। तो हमने इस ब्रेकडाउन के बाद सेल को स्लिप होते हुए देखा और इसने लो लगाया ऑलमोस्ट 90 के लेवल्स के करीब। अब इसमें एक काफ़ी अहम सपोर्ट है, इसमें एक काफ़ी अहम सपोर्ट है नियर 88 टू 90 के रेंज। दिस इज़ अ वेरी वैलिड सपोर्ट बिकॉज अगर आप देखें तो जब से इसकी रैली स्टार्ट हुई है अक्टूबर 2023 से, तब से इस पर्टिकुलर सपोर्ट लेवल को इसने ब्रीच नहीं करा, ऑलमोस्ट इन्हीं लेवल्स के ऊपर सस्टेन करा, और हर दफ़ा जो है वो इन लेवल्स के ऊपर वीकली क्लोजिंग थी, एक्सेप्ट फॉर वंस व्हेन जब इंडिया पाकिस्तान वाले वॉर वाले सिनेरियो में मार्केट ने इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रीच करके एक शार्प लो लगाया था, फिर वहां से हमने इसके अंदर एक एग्रेसिव रिकवरी देखी थी। तो आई थिंक अगर ये गोइंग फॉरवर्ड इन लेवल्स को अप्रोच करता है, इस रेंज को अप्रोच करता है 88-90 की, तो फ्रेश एक्यूमुलेशन के लिए काफ़ी अच्छी रेंज हो सकती है टुवर्ड्स द अपसाइड। हाउएवर 98 से 99 के लेवल्स के दरमियान इसकी इनिशियल रेजिस्टेंस रहेगी फॉर इनिशियल प्रॉफिट टेकिंग, फॉलोड बाय नेक्स्ट रेजिस्टेंस एट 106 टू 107। ओके, लास्ट स्टॉक इज सुई नॉर्थ। सुई नॉर्थ के रिजल्ट्स भी फ्राइडे को अनाउंस हुए और हमने क्लोजिंग अगर देखें तो थोड़ी जहाँ पे मार्केट नेगेटिव क्लोज हुई तो हमने सुई नॉर्थ को थोड़ा पॉजिटिव क्लोज होते हुए देखा है। सो अब सुई नॉर्थ के लेवल्स क्या बता रहे हैं हमको? बिल्कुल, आई थिंक सुई नॉर्थ में भी हमने ड्यूरिंग दिस टाइम जब मार्केट नीचे आई है तो इसमें काफ़ी एग्रेसिवली करेक्शन देखी थी। इसमें भी एक की सपोर्ट लेवल हुआ करता था नियर 113। वो जब लेवल्स ब्रेक हुए तो वो टेक्निकली एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी था जिसका ब्रेकडाउन हुआ था, और वहां से फिर हमने इसको एग्रेसिवली स्लिप होता हुआ देखा और इसने लो डिफाइन करा नियर 92-93 की रेंज। अब अगेन ये एक काफ़ी वैलिड राइजिंग वेज पैटर्न में ट्रेड कर रहा है, एक मल्टी ईयर राइजिंग वेज पैटर्न है। हमने इस करेक्शन के दौरान हमने काफ़ी स्टॉक्स को देखा है वो अपनी मल्टी ईयर सपोर्ट्स के करीब जो है वो आ गए हैं। तो सिंस द स्टार्ट ऑफ द तेजी अगेन हमने देखा है कि ये अपने इस राइजिंग वेज पैटर्न के अंदर ट्रेड करता रहा है, और इसने मल्टीपल टाइम्स जो अपने लोज डिफाइन करे हैं रैली के, वो इस वेज के बॉटम के करीब डिफाइन करे हैं। तो इस दफ़ा भी हमने 94-95 के लेवल्स को जब इसको अप्रोच करता हुआ देखा, तो उसके बाद हमने फिर एग्रेसिव इंटरेस्ट इसमें आता हुआ देखा, जहाँ पे थर्सडे के सेशन में हमने इसके अंदर एक 7 to 8% की अपसाइड के साथ इसको जो है वो क्लोज करते हुए देखा था। तो अब इसमें व्यू ये रहेगा कि रिकवरी का ही व्यू कंटिन्यू रहेगा। कोई भी अगर डाउनसाइड आती है तो इट वुड बी लिमिटेड टिल 94-95। जो ट्रेडर्स इसको बाय ऑन डिप के पर्सपेक्टिव से देखना चाहते हैं तो विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बिलो 94 वो इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। However, towards the upside 107 के लेवल्स के करीब इसकी इनिशियल रेजिस्टेंस रहेगी, फॉलोड बाय नेक्स्ट रेजिस्टेंस एट 116। ओके शर्जील, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और अब टाइम हुआ है एक्सपर्ट टेक का। सो शहबाज, नाउ इस हफ्ते भी मार्केट में हमने तकरीबन 3% का डिक्लाइन देखा है। फ्यूचर्स रोल ओवर का वीक ख़त्म हो गया तो वो प्रेशर तो अब चला जाएगा, बट गोइंग फॉरवर्ड आपको अगले हफ्ता कैसा लग रहा है? देखिए ये सब मतलब लास्ट 3 हफ्ते देख रहे हैं कि मार्केट डिक्लाइन ही हो रही है, बट जो भी अगर मेन रिस्क जो हमने मार्केट की पहले भी डिस्कस करी है पिछले हफ्तों में कि जो जियोपॉलिटिकली चीज़ें हैं वो भी अभी तक क्लियर आउट नहीं हुई हैं, स्पेशली रिगार्डिंग यूएस ईरान, तो वो एक रिस्क है फॉर द मार्केट। दूसरा भी लेटली देखा है कि फुल फ्लेज ऑपरेशन शुरू हो गया है बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, तो वो भी एक इन्वेस्टर्स को डैम्पन कर सकता है। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो फॉरेन सेलिंग है वो सबसाइड हो जाएगी। आज की भी जो कल की भी लेटेस्ट नंबर्स हमने देखा कि वहाँ भी सेलिंग मौजूद है, और सेलिंग कहाँ तक एब्जॉर्ब होती है बाय इंस्टीट्यूशंस वो देखना पड़ेगा। बट जहाँ तक वैल्यूएशंस जहाँ तक मार्केट आपकी करेक्ट होगी 14%, तो समझ ही आ रहा है कि रिकवरी यहाँ से होनी चाहिए। मैं क्यों इस तरह बोल रहा हूँ, बिकॉज अगर आप देखें मार्केट जब 190,000 पे थी तो वैल्यूएशंस काफ़ी एक्सटेंडेड हो गई थी, काफ़ी स्ट्रेच्ड आउट हो गई थी। यहाँ अगर आप वैल्यूएशंस देखें काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, काफ़ी ब्लू चिप्स हैं जो 6-7 टाइम मल्टीपल पे चल रहे हैं। सो ओवरऑल मेरा एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट शुड कंसोलिडेट दीज लेवल्स, और मेरी एडवाइस ये होगी इन्वेस्टर्स को कि जो आपके अच्छे स्टॉक्स हैं, जो स्पेशली ब्लू चिप्स हैं, वहाँ आप काम करें, बिकॉज वैल्यूएशन जो पहले 9 टाइम्स पे थी या 10 टाइम्स पे थी वो 6-7 टाइम्स पे आ गई हैं। सो फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स में काम करें। और गिवन कि यस हमने देखा है कि जो बदला है अब 125 बिलियन रुपीज़ से तकरीबन 80 अरब रुपये आ गया, वो भी कुछ हद तक आई थिंक सॉल्व चीज़ें हो गई हैं। जो लोग कह रहे थे कि T+2 से T+1 पे है, उसको भी कुछ इम्पैक्ट था मार्केट पे। तो लग रहा है कि सारी चीज़ें मोरलेस प्राइस इन हो गई हैं, बट जो जियोपॉलिटिकली हैं चीज़ें जो इंटरनेशनली है वो मार्केट का सेंटिमेंट को डैम्पन कर सकती हैं। बट यहाँ तक जो आपको चीज़ें अच्छी मिल रही हो वहाँ आप स्लोली एंड ग्रेजुअली अक्यूमुलेशन करनी चाहिए। नहीं, आई टोटली अग्री विथ यू शहबाज, और जैसे मुस्तफ़ा से हमारी बात हुई, आई थिंक मेरे लिए सबसे बड़ा कंसर्न यही है जो US ईरान का
एक टेंशन चल रही है और अब तक कोई जो है इस पर बातचीत तो जारी है, और थर्सडे को भी जो राउंड हुआ था उसमें कोई डील नहीं स्ट्रक हुई है और अब मज़ीद टॉक्स होंगी। तो जब तक ये सिलसिला किसी कहते हैं ना ऊँट किसी करवट नहीं बैठता, तो आई वुड बी वेरी कॉशियस। मैं कैश पे अपने आप को रखूँगा। और ये आपने सही कहा कि स्टॉक्स काफ़ी नीचे आ गए। हमने देखा भी है जो रिजल्ट्स आए हैं, कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी आए हैं और वो प्राइसेस काफ़ी टूटी हुई हैं। तो वहाँ पे स्लोली एक्यूमुलेट करें एंड कीप एन आई ऑन ये जो सिचुएशन जो डेवलप हो रही है। आई थिंक जो पाकिस्तान अफगानिस्तान वाली बात है, इस पे तो अब इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा यूज टू हो जाना चाहिए। मैं थोड़ा सा पीछे जाके देख रहा था, ये जो अफगानिस्तान मुल्क है उसमें 1979 के एंड में दिसंबर में रशियन फोर्सेस एंटर हुई थी, तो 1980 समझ लें। तो पिछले 40 साल से ये कंट्री जो है वो क्राइसिस का शिकार है। अब अनफॉर्चुनेटली हमारा नेबर है, वेस्टर्न नेबर है, हम कुछ कर नहीं सकते। और जो यूएस फोर्सेस भी आई थी 9/11 के बाद, वो तकरीबन ऑलमोस्ट 20 ईयर्स अफगानिस्तान के अंदर बैठी रहीं और फिर भी वो इस थ्रेट को एलिमिनेट नहीं कर सकें। तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि हम एक छोटा सा ऑपरेशन करके अपना मकसद हासिल कर लेंगे। वो होता यही कि ऑपरेशन होता है और जो टेररिस्ट हैं वो जाके छुप जाते हैं, कुछ अर्से छुपे रहते हैं, फिर निकल आते हैं। तो दिस वुड बी एन ऑन गोइंग प्रोसेस, और आई थिंक हमारी मार्केट को, इन्वेस्टर्स को इसका थोड़ा यूज टू हो जाना चाहिए। लेट्स सी के अनलेस के चीज़ें ज़्यादा फ्लेयर अप हो जाती हैं तो। बट अगेन सबसे ज़्यादा वेटेज मैं यूएस ईरान वाली सिचुएशन को दूंगा एंड आई विल कीप एन आई ऑन द डेवलपमेंट, बिकॉज जैसे हमारी डिस्कशन अभी मुस्तफा से भी हुई है, अगर कोई यहाँ पे डील स्ट्राइक नहीं होती और खुदा न खास्ता कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है तो उसका असर जो ऑयल प्राइसेस पे आएगा, तो फिर वो जैसे कि मुस्तफा भी कहते हैं कि उसका फिर असर इन्फ्लेशन में पड़ेगा। और फिर जो अभी भी लोग कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद इस मॉनेटरी पॉलिसी में नहीं, बट मे बी जो 2 और मॉनेटरी पॉलिसीज़ अभी रह गई हैं इस फिस्कल ईयर की, इन अप्रैल एंड जून, वहाँ पे कोई 50 बेसिस पॉइंट का कट हो सकता है, तो फिर वो भी आउट हो जाएगी बात। सो आई थिंक कैश पे थोड़ा रहना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टेड हैं, फुली इन्वेस्टेड अगर आप थे, तो खैर ये बड़ा एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन होगी। लेकिन अगर आपने हाई लेवल्स पे प्रॉफिट टेकिंग की थी और अभी कैश है, तो आई वुड से कि आहिस्ता आहिस्ता उस कैश को डिप्लॉय करें एंड कीप एन आई ऑन दिस डेवलपिंग सिचुएशन। So with that, we'll end this episode of Stock Watch. Have a nice weekend. Take care. Khuda Hafiz.